अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में कक्षा 10वीं गणित से अध्याय 14 सांख्यिकी। और चलिए हम लेते हैं पहला प्रश्न। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य घरों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास यहां पर दिया हुआ है पौधों की संख्या। 0 से 2 वाले घरों की संख्या 1 है, 2 से 4 वाले 2 घर हैं, 4 से 6 वाला 1 घर है, 6 से 8 वाले 5 घर हैं, 8 से 10 वाले 6 घर हैं, 10 से 12 पौधे वाले 2 घर हैं और 12 से 14 वाले तो 3 घर हैं। इस तरह हमें यहां पर आंकड़े दिए हुए हैं। इन आंकड़ों को हम सबसे पहले खड़े लिख देते हैं पौधों की संख्या। यहां पर मैंने लिख दिया पौधों की संख्या। फिर यहां पर लिख दे रहा हूं मैं घरों की संख्या, घरों की संख्या। और इसे जैसे का वैसा आड़ी सारणी को मैं खड़ी सारणी के रूप में बना दे रहा हूं। तो फिर से लेते हैं 0 से, ये देखिए हल है हमारा। ये 0 से 2 वाले 1 है, ये भी मिला दिया। 2 से 4 वाले कितने हैं? 2 हैं। 4 से 6 कितने आंकड़े? 1 है। फिर 6 से 8 ये क्या है? वास्तव में ये कहलाती है FI, बारंबारता। तो कितनी है बारंबारता? 6 से 8 की बारंबारता कितनी है? 5 है। 8 से 10 की बारंबारता कितनी है? 6 है। 10 से 12 की बारंबारता कितनी है? 2 है। और 12 से 14 की बारंबारता कितनी है? 3 है। इस तरह से हमने बारंबारता के रूप में इस सवाल को व्यवस्थित कर लिया। अब हम यहां देख रहे हैं एक कॉलम हम यहां पर बढ़ाते हैं। यह कॉलम होता है योग का। योग वाले कॉलम में हमें क्या करना है? तो चलिए देखते हैं। ये FI है। सारे FI जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या कहलाएंगे? तो चलिए बारंबारता देख लीजिए। यहां पर हम योग वाले कॉलम में इन सबको जोड़ देंगे। FI के समस्त FI का योग क्या कहलाएगा? सिग्मा FI। 2 और 1 3, 4, 4 और 5 9, 10 15, 16 17, 18 19 20। ये कहला रहा है सिग्मा FI। कुल कितने परिवार हैं? कितने घरों की बात हो रही है? 20 घरों की बात हो रही है। तो ये सिग्मा FI। अब हम लेते हैं ये जो हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है उसका मध्य बिंदु कहलाता है XI। ये देखिए पौधों की संख्या जो हमारा वर्ग अंतराल दिया है इसका मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? XI। इसी को हम लिखते हैं मध्य बिंदु। ये मध्य बिंदु कहलाएगा। आपको 0 और 2 का मध्य बिंदु निकालना है तो 0 धन 2 बटे 2 तो कितना आएगा? 1। वैसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं कि भाई 2 और 4 के बीच में कौन है? 3 है। 2 और 4 को जोड़ दीजिए और 2 का भाग दे दीजिए। 6 बटे 2 मतलब 3। यहां पर कितना आएगा? 5। फिर यहां 7, यहां 9, फिर 11 13। इस तरह से मध्य बिंदु निकल गए। अब हम यहां पर जो अगला कॉलम लेंगे वो देखिए ध्यान से। ये कॉलम है हमारा सिग्मा FI इंटू XI। जो हमारे घरों की संख्या है उसमें मध्य बिंदु का गुणा करके हमें निकालना है सिग्मा FI इंटू XI। बहुत आसान काम है। घरों की संख्या FI और मध्य बिंदु XI। पहले वाले कॉलम का FI कितना है? 1। XI कितना है? 1। तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? 1 एकम 1। तो ये कॉलम क्या कहलाएगा? FI इंटू XI। ठीक है ना? फिर 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 तिया 6। 1 का गुणा 5 से करेंगे, 1 पंचे 5 का गुणा 7 से करेंगे, 5 7। 6 का गुणा 9 से करेंगे, 9 छिंग। 2 का गुणा 11 से करेंगे, 11 दूनी। 3 का गुणा 13 से करेंगे, 13 तिया 39। इस तरह से FI इंटू XI प्राप्त हुआ। अब हम सिग्मा FI इंटू XI ज्ञात करना चाहते हैं, यानी इन सब का योग इनका सिग्मा कहलाएगा। पूरों का योग कर लीजिए। तो देखिए इकाई में यहां 1 है, 6 है, 7 हो गया, 7 5 12 हो गया, 12 5 17, 18 19 20 21 22 23, 23 और 9 हो गया 32। 32 की 2 हासिल का 3। अब दाही के अंक जोड़ लीजिए। यहां का 3 8 9 10 11 12 13
13, 14, 15, 16, 162 आया। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना आया? 162। ये जो 162 हमें प्राप्त हुआ है यही क्या है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है माध्य। तो माध्य का सूत्र क्या है? माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बहुत आसान है कि कोई जोड़ घटा करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सब है। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना है? 162। कितना आया? 162 बटे में कौन है? सिग्मा एफ आई मतलब 20 बटे में आ जाएगा हमारा 20। जैसे ही हम इस 20 से 162 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, एक शून्य है इसलिए एक संख्या के बाद दशमलव। तो सीधे सीधे आंसर आ गया क्या? प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, ऐसा लिखेंगे, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या 8.1 है। आगे हमने इसी विधि का इस्तेमाल क्यों किया? हमने प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल किया। इस सवाल को हल करने के लिए हमने प्रत्यक्ष माध्य विधि का इस्तेमाल किया। वह इसलिए किया क्योंकि आंकड़ों के मान अत्यंत कैसे हैं? छोटे हैं। इन आंकड़ों को और अधिक छोटा करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने यहां पर प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल किया। तो हम लेते हैं सवाल नंबर 2। निम्नलिखित आंकड़ों 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना है। बिजली उपकरण जैसे हमारे घरों में है, ये बल्ब है, हीटर है, कूलर है, इस तरह से बिजली से चलने वाले उपकरण, कितने घंटे उनका प्रेक्षित जीवन काल है। इस तरह से यहां पर यह सवाल दिया गया है कि यदि घंटों में प्रेक्षित बिजली उपकरण का 0 से 20 घंटे चले, ऐसे बिजली उपकरण की बारंबारता कितनी है? 10 है। ऐसे बिजली उपकरणों की 10 है। 20 से 40 की 35, 40 से 60 की 52, 60 से 80 की 61, 80 से 100 की 38 और 100 से 120 की 29 है। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। इन उपकरणों का बहुलक जीवन काल हमें ज्ञात करना है। तो हम इनका हल में पुनः हम इसी सारणी को लिख लेंगे, खड़ी बना लेंगे हम इन सारणी को। और हमें यह पता है कि बहुलक के सवाल में एक भी कॉलम बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, तो सीधे सीधे हम इसी प्रश्नों को उतार लेंगे। जीवन काल घंटों में और बारंबारता एफ आई, ये हो गया। अब हम यहां ये देख लेते हैं कि जो जो है सेम टू सेम सवाल को हम उतार देंगे। 0 से 20 जीवन काल 10 घंटा, 20 से 40 बिजली उपकरण ऐसे हैं जो 35 घंटा, 40 से 60, ये देखिए बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल दिए गए हैं। तो ऐसे उपकरण कितने हैं? टोटल 225 हैं। तो 0 से 20 घंटा चलने वाले 10 हैं, 20 से 40 घंटा चलने वाले 35 हैं, 40 से 60 घंटा चलने वाले 52 है, 60 से 80 घंटा चलने वाले कितने हैं? 61 है, और 80 से 100 घंटा चलने वाले उपकरण 38 हैं। और ये उपकरण सबसे अच्छे निकले जो 100 से लेकर 120 घंटे तक चले, ऐसे उपकरण कितने हैं? 29 हैं। तो हमको यहां पर यह देखना है, क्या निकालना है? बहुलक। बहुलक का सूत्र क्या है? बहुलक Z बराबर L धन F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। बोले सर ये क्या है? तो देखिए सबसे ज्यादा एक से प्रकार के काम, मतलब 40 से 60 घंटे चलने वाले उपकरण 52 हैं, और 60 से 80 घंटे तक चलने वाले उपकरण कैसे हैं? 61 हैं। तो बहुलक क्या हुआ? ये हुआ। तो बहुलक वर्ग की आवृत्ति क्या कहलाती है? F1। यानी 60 से 80 घंटे चलने वाले उपकरणों की संख्या सबसे अधिक है, सबसे अधिक है उनकी संख्या, इसलिए वह क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बहुलक वर्ग क्या है? 60 से
80, बहुलक वर्ग क्या है 60 से 80। तो हम लिखेंगे L का मान कैसे निकालेंगे, फिर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, दोनों में से निम्न कौन है 60 और 80 में से 60 है, इसे हम L से व्यक्त करते हैं 60। फिर हो गया बहुलक वर्ग की आवृत्ति कितनी है F1, बहुलक वर्ग की आवृत्ति कितनी है F1 बराबर 61। इसके पहले वाली कहलाती है, 1 के पहले क्या आता है 0, इसलिए F0। इसके बाद वाली क्या कहलाती है F2। बात समझ में आई। बहुलक वर्ग की आवृत्ति F1, बहुलक वर्ग के, अब लिखना पड़ेगा, बहुलक वर्ग के पूर्व वर्ग की आवृत्ति कितनी है F0 बराबर, बहुलक वर्ग के पूर्व वर्ग की आवृत्ति कितनी है 52। फिर बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की आवृत्ति कितनी है F2 बराबर 38 है। तो क्या हो जाएगा, तीनों बातें आ गई, F1, F0, F2, L सब आ गया। तो सीधे सीधे बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक सीधे सीधे हम मान रख देंगे, क्या हो जाएगा L का मान कितना है 60 धन F1 का मान कितना है, ये देखिए F1 का मान 61 माइनस F0 का मान कितना है, F0 का मान है 52/2, F1 का मान फिर से कितना है 61 माइनस F0 का मान कितना है 52 माइनस F2 का मान कितना है 38। पूरे को हल कर दीजिए और अंत में क्या आएगा इंटू H। सबसे पहले हम इतना निकाल लें, उसके बाद ये इंटू H क्या है, वर्ग का आकार या वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल H बराबर, देखिए बाद वाले में से पहले वाले को घटा दीजिए, कितना आएगा 80 में से 60 को घटाओगे तो कितना आएगा 20 आएगा। ये 20 में से 0 को घटाओ, 40 में से 20 को घटाओ, 60 में से 40 को घटाओ, इनमें से बाद वाले में से पहले वाले को घटाने पर वर्ग अंतराल प्राप्त होगा। बहुलक हमारा सीधे सीधे क्या प्राप्त हो जाएगा, वर्ग अंतराल का मान यहां पर आ जाएगा 20। तो हो गया 60 धन 61 में से जब हम 52 घटाएंगे तो बचेगा 9, फिर 61 दूनी 122, ठीक है ना। अब इसमें से ऋण वाले कौन कौन है, देखो ये दोनों ऋण वाले आपस में जुड़ जाएंगे, तो 8 और 1 10 की 0 हासिल का 1 और 5 और 3 8 और 1 9 इंटू H मतलब 20। अब सीधे सीधे क्या आ गया 60 धन, ये 9 का 20 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 180 हो गया अंश में, और हर में कितना आया, हर में आ गया 32। ये देखिए, तो इसके आगे का काम हम कहां करेंगे, 32 का भाग देंगे 180 में, तो दीजिए 32 का भाग 180 में, ये देखिए 32 का भाग मैं 180 में दे रहा हूं, तो कितना हो जाएगा 3 6 18 होता है, इसलिए 3 5 बार देखे देखते हैं, 5 दूनी 10 की 0 हासिल का 1, 5 3 15 और 1 16, बचा कितना 20, यहां आ जाएगा दशमलव, यहां आ जाएगा 0, तो यहां कितना हो जाएगा 8 बार देखे देखते हैं, 8 दूनी 16 की 6 हासिल का 1, 8 3 24 और 1 25 बढ़ गया। 7 बार में देखिए 7 दूनी 14 की 4 हासिल का 1, 7 3 21 और 1 22 फिर बढ़ गया। 6 बार देखे देखिए 6 दूनी 12 की 2 हासिल का 1, 6 3 18 और 1 19 कितना आया। ऐसे हम ट्राई एंड एरर मेथड से करते जाएंगे। तो 8 प्राप्त हुआ, फिर 0 लगाए तो 32 दूनी 64, 5.62, तो क्या आएगा इन दोनों का भाग देने पर, हाँ तो ये तो पहले से हमारा कितना है 60 और ये कितना आया 5.62, ठीक है। अब ये 6 32 दूनी 64, ये कितना बचा 16, फिर 0 लगाएंगे तो ये 5 से बड़ी संख्या आएगी, 3 5 15, तो ये पूरा पूरा चला जाएगा। देखो यहां पर 5 बार में 5 दूनी 10 की 0 हासिल का 1, 5 3 15 और 1 16, तो 6 2 5 जब हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 65.625, तो ये किसका मान आया, बहुलक का मान आया। तो क्या कहेंगे हम उत्तर में कि उपकरणों का बहुलक जीवन काल, आंसर होगा
उपकरणों का बहुलक जीवन काल 65.625 है। बस यही हमारा आंसर है। चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 3। नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको जो हल में दिया है, सबसे पहले हम जान लें कि क्या दिया हुआ है हल में। सबसे पहले ज्ञात है बंटन का माध्यक बराबर 28.5। माध्यक हमें ज्ञात है 28.5। तो हमें यह पता है कि माध्यक वाले सवाल में हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं। तो तीसरा कॉलम हम यहां पर बना लेते हैं। यहां पर तीसरा कॉलम संचयी बारंबारता का बना लेते हैं। चलिए, ये हो गया संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का कॉलम हमने बना लिया। और यहां देखिए 5 के सामने तो 5 ही रहेगा, लेकिन देखिए 0 से 10 की बारंबारता कितनी है? 5 है। लेकिन 0 से 20 की कितनी होगी? ये 5 में ये x भी जुड़ जाएगा। तो सीधे सीधे हम इसको ये बोल देंगे, संचयी बारंबारता में क्या होता है, यहां पर हो जाएगा 5 धन x। फिर आगे और ये जुड़ते जाएंगे, 20 से 30 में ये 20 भी जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 25 धन x। ये 30 से 40 में ये 15 भी जुड़ जाएगा, तो 40 धन x। 40 से 50 में ये y भी जुड़ जाएगा, तो 40 धन x धन y। और 50 से 60 में ये 5 भी जुड़ जाएगा, तो 45 धन x धन y। इस तरह से संचयी बारंबारता का कॉलम हम पूर्ण करेंगे। ये लेते हैं इसका हल। हमें सबसे पहले क्या ज्ञात है? बंटन का माध्यक। बंटन का माध्यक कितना है? 28.5। फिर हमें यहां दिया हुआ है कि पूरी तरह से इन पदों का योग कितना है? 60 है। तो n का मान कितना दिया है? 60। और ये 60 वास्तव में इन पदों के योग के बराबर होगा, क्योंकि सारी संचयी आवृत्तियों का योग भी क्या प्राप्त होता है हमें? वही 45 धन x धन y बराबर क्या हो जाएगा? 60, क्योंकि n का ही मान कौन है? 45 धन x धन y। जब ये दोनों n के मान हैं तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्या होगा? x धन y धन 45 वास्तव में किसके बराबर हो जाएगा? 60 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कुल पदों की संख्या है। तो x धन y बराबर कितना हो जाएगा? 60 ऋण 45, x धन y बराबर हो जाएगा 15। समीकरण नंबर 1 ये हमने दे दिया, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे? अब हमें जो ज्ञात है उसमें से माध्यक हमें दिया हुआ है 28.5। तो वास्तव में माध्यक कौन से कमरे में बैठा होगा? 0 से 10 में, 10 से 20 में, या 20 से 30 में? 28.5 कहां मिलेगा आपको? 28.5 कहां मिलेगा? 20 से 30 में। तो चूंकि हमें माध्यक 28.5 दिया हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे यहां माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या हो गया? 20 से 30। फिर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी मिलेगी? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर 20। फिर हमें सूत्र का भी ध्यान रखना है कि L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू h। तो फिर हम लिखेंगे माध्यक वर्ग की आवृत्ति। माध्यक वर्ग की आवृत्ति F बराबर कितना है भाई साहब? 20 से 30 की आवृत्ति 20 है। फिर माध्यक वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति या संचयी बारंबारता। तो देखिए माध्यक वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता को या तो आप CF से व्यक्त कर दीजिए या कैपिटल F से व्यक्त कर दीजिए। कितनी है ये माध्यक वर्ग की देखिए
संचयी आवृत्ति है, माध्यक वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति कितनी है? 5 धन x है। तो माध्यक वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति हो गई 5 धन x। तो यहां पर सीधे हम सूत्र लगा देंगे, माध्यक बराबर L धन n/2 माइनस f बटे f इंटू h। ये हो गया। सीधे हम यहां पर मान रख देंगे, L का मान हमारे पास है कितना है? 20 है। n/2 यानी 60/2, 60/2 कितना है? ये देखिए 60/2 कितना होगा? 30 होगा। तो सीधे सीधे हम यहां क्या रख देंगे? 30। ऋण कैपिटल F या CF जिसे हम बोलते हैं, संचयी बारंबारता कितनी है यहां पर? 5 धन x। तो जब ये ऋण अंदर जाएगा तो ऋण 5 ऋण x, दोनों कैसे हो जाएंगे? ऋण हो जाएंगे, बटे f। तो माध्यक वर्ग की आवृत्ति कितनी है? 20 है, इंटू h। वर्ग का आकार कितना है? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल है हमारा। देखिए कौन सा पहाड़ा चल रहा है यहां पर? 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 का पहाड़ा चल रहा है। तो सीधे सीधे h का मान कितना आएगा? 10। तो 10 रख दीजिए यहां पर, ठीक। और माध्यक का मान कितना है? माध्यक का मान है 28.5। ये है माध्यक का मान। तो सीधे सीधे हम इसे हल कर देंगे। 1 शून्य से 1 शून्य इसको काट दो, गुणा में है तो अब सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 28.5 और ये 2 जो है भाग में है तो इधर आकर गुणा में हो जाएगा, लेकिन पहले इसके साथ इसका गुणा होगा 20 के साथ। तो देखो कैसे होगा? 2 को हम पहले दोनों के बटे में कैसे लिखते हैं? ये 20 दूनी 40 हो गया, धन 30 में से 5 गया तो कितना बचा? 25 ऋण x पूरे के बटे। अब पूरे के बटे हो गया, पहले केवल इसके बटे 2 था, लेकिन अब हमारे पूरे के बटे हमने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। तो अब आसान हो गया सवाल हमारा। कैसे हो गया? ये 28.5 में जब 2 का गुणा हो जाएगा तो 28 दूनी 56 और ये आधा का दुगना 1, तो कितना हो गया? 57 बराबर 40 धन 25 मिलकर कितने हो गए? 40 धन 25 कितने हो गए? 65। 65 ऋण x। तो अब हम सीधे x को इस तरफ ले आएंगे, तो 65 और 57 उस तरफ चला गया तो ऋण 57। तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? x का मान हमें प्राप्त हुआ 8। जैसे ही x का मान हमें प्राप्त हो गया, इसीलिए तो हमने यहां समीकरण 1 दिया है कि y का मान आसानी से निकाल सकें। तो सीधे सीधे हम यहां लिख देंगे, x के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। x के मान को जब आप समीकरण 1 में रखेंगे तो x धन समीकरण 1 क्या है? x धन y बराबर 15। x का मान कितना है? 8। 8 धन y बराबर 15, तो y बराबर 15 ऋण 8। तो y बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ? 7। तो आंसर कितना प्राप्त हुआ? x बराबर 8 और y बराबर 7। बस यहीं पर आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।